दोस्तों, देश की बात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आदर्श तिवारी और मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सर के पास उत्तर प्रदेश की सियासत ही नहीं, देश की सियासत का लंबा अनुभव है और वो जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनके पास ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, कहानियां हैं जो बड़े बड़े मठाधीश भी नहीं जानते हैं। वीरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है द आदर्श तिवारी शो पर। देश नमस्कार। की बात में आप पहली बार जुड़ रहे हैं और हमारे दर्शक काफी दिन से इंतजार कर रहे थे कि आप जुड़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में सर इस वक्त शीतलहर के बीच भी तपिश ज्यादा बढ़ गई है और उस तपिश को बढ़ाने की एक खबर निकलकर सामने आई जिसने दिल्ली से लखनऊ तक का तापमान बढ़ा दिया। योगी दिल्ली आते हैं, उनके पीछे पीछे केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी चले आते हैं। दिल्ली में योगी की पीएम मोदी से मुलाकात होती है, अमित शाह से मुलाकात होती है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी हैं अभी तो, लेकिन अध्यक्ष बन जाएंगे वो, नितिन नवीन, उनसे भी मुलाकात होती है। इन सब के बीच में योगी के हाथ में एक फाइल दिखाई देती है। अब उस फाइल में क्या था? क्या उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य की छुट्टी की विदाई की तारीख थी या फिर कुछ और था? क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर था? यही सर आज आपसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो फाइल आपने देखी और हमने अभी ऑफ एयर चर्चा भी की कि आखिरकार किस तरीके से उसने समा बांध दिया है पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में। तो सर, दिल्ली दौरा योगी का किस मायने में अहम रहा और कैसे इसने दिल्ली से लखनऊ तक का सियासी तापमान बढ़ा दिया है? देखिए, 15 मार्च 2026 को योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 9 साल पूरे हो जाएंगे। और ये कोई कीर्तिमान नहीं है, ये एक चमत्कार है। गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे और गोविंद बल्लभ पंत से लेकर के आखिरी 2017 तक रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ पे इतना लंबा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ एक राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्रीय पार्टियों के नेता जो है लंबे समय तक रहे हैं। हालांकि वो टेक्निकली राष्ट्रीय पार्टी है। सीपीएम के नेता ज्योति बसु 34 साल मुख्यमंत्री रहे, या बीजेपी जनता दल के नवीन पटनायक भी रहे अराउंड 3 डेकेड्स। लेकिन योगी आदित्यनाथ देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो इतना लंबा कार्यकाल उन्होंने यूपी का पूरा किया है। शायद मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने भी इतना लंबा समय का कार्यकाल पूरा किया है। बिहार के भी हैं नीतीश कुमार, वो क्षेत्रीय पार्टी के हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कार्यकाल इतना लंबा समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति योगी आदित्यनाथ है, जो कभी विधानसभा में कभी विधायक भी नहीं रहे, कभी विधान परिषद के मेंबर नहीं रहे। उसके पहले वो 5 बार लोकसभा सदस्य रहे। तो यूपी तो ये अपने आप में एक चमत्कार है, पहली बात तो। और जिस लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि योगी जी दिल्ली पहुंचे 5 जनवरी को। उनके हाथ में एक फाइल थी और एक ही दिन वो प्राइम मिनिस्टर से मिले, गृह मंत्री से मिले, जेपी नड्डा से मिले और जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के हुए हैं नितिन नवीन से मिले। और उसी दिन जो है 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर यूपी के केशव मौर्य जी और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में मौजूद थे। तो बस ये एक परफेक्ट पूरा एक रेसिपी थी। अटकलों के बाजार में शानदार जो है एक धमाका हो गया, ये होने वाला है, वो होने वाला है और मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। ये सारी बातें हो गई। बीजेपी में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, चूंकि बीजेपी के ज्यादातर नेता, अब जो बड़े नेता हैं वो संघ के पृष्ठभूमि से आते हैं, तो बीजेपी में कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम होता है, उसके पीछे एक वाइडर कंसल्टेशन प्रोसेस होती है। और आमतौर पर अंग्रेजी मीडिया ये इंप्रेशन बनाता है कि बीजेपी का मतलब जो है वन मैन शो है, नरेंद्र मोदी, और सारे फैसले एक आदमी करता है और पूरी पार्टी पर थोप दिया जाते हैं। इसका उल्टा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को एक आदमी की विम और फैंसी पे चलाया ही नहीं जा सकता। तो बड़े नेताओं के बीच में कंसल्टेशन होना, मुलाकात होना, चर्चा होना, इतना बड़ा संगठन यूपी का है, इतने लोग हैं और इसमें रोज नए मुद्दे पैदा होना, रोज नए गतिरोध पैदा होना, और नेताओं के अहम का टकराव होना, पॉलिटिकल टकराव होना, इन सबको ये सारी समस्याओं को का निदान ढूंढना ही तो काम होता है लीडरशिप का, स्टेट लेवल पे भी और केंद्रीय स्तर पे भी। तो योगी जी इसीलिए ही थे दिल्ली में, जो लंबे समय से प्रोसेस ड्यू थी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर और यूपी के मुख्यमंत्री की मुलाकात होती रहती है। प्राइम मिनिस्टर दौरे पे आते हैं यूपी में, हर दूसरे महीने ही आते हैं।
अभी परसों ही जो है जो है वाराणसी में पीएम ने वर्चुअली एड्रेस किया वॉलीबॉल टूर्नामेंट को। पीएम को इस महीने फिर आना है। अभी दिसंबर 25 को पीएम लखनऊ थे ही प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए, और वो दिन और 25 दिसंबर को भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। तो ये सारी अटकलबाजियों, और ये अटकलबाजियां इसलिए होती हैं कि यूपी में हम लोग आदी हैं, हमेशा से कांग्रेस का राज। मैंने कांग्रेस के 5 मुख्यमंत्री देखे हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीपति मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी और वीर बहादुर सिंह, और पांचवी उसके बाद फिर नारायण दत्त तिवारी। तो यूपी का मुख्यमंत्री तो हफ्ते में एक बार दिल्ली जाता ही जाता था, और कोई 2 साल पूरे नहीं कर पाया। तो ये हाई कमांड कल्चर बीजेपी में नहीं है। लेकिन जो हमारी जो डिफॉल्ट सेटिंग है, जो हमारे संस्कार हैं, वो वही अभी पुराने बने हुए हैं। और दूसरे जिस मीडियम से आप आए हैं, टेलीविजन, ये जो ब्रेकिंग न्यूज कल्चर आया है जर्नलिज्म में, उसको हर खबर में रोमांच चाहिए, उसको हर खबर में कुछ और मेरा तो मानना है कि ब्रेकिंग न्यूज का नाम अब हो जाना चाहिए स्क्रीन फोड़ न्यूज, कि स्क्रीन में फूट जाएगा आपका, ऐसी खबर आपको हम सुनाने जा रहे हैं। तो ये स्क्रीन फोर न्यूज जो लोग देते हैं, वो लोग जो है जो हमारे पेशे की जो मर्यादा है, जो प्रोफेशनल डिग्निटी है, और जो प्रोफेशनल इथिक्स है, हम उसका भी अक्सर पालन नहीं करते हैं, या बिल्कुल उसके खिलाफ जाते हैं। तो ये सारी जो अटकलबाजियां हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। जून 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हो गई थी, और जितनी सीटें बीजेपी की लोकसभा में कम हुई, उतनी ही सीटों से बीजेपी का लोकसभा में बहुमत नहीं आया। 240 सीटें आई, यूपी में 33 सीटें कम हुई। अगर यही सीटें अगर आ जाती तो बीजेपी का लोकसभा में सीट संख्या 273 होती। और उस समय जो है तमाम अटकलबाजियां थी कि साहब जो है केंद्रीय हाईकमांड ने योगी जी की बात नहीं मानी, और योगी जी को मार्जिनलाइज करने का प्रयास किया। ये बात सही है कि योगी जी ने 35-36 लोगों के टिकट बदलने की बात कही थी, एक भी नहीं माना गया, और वो सारे लोग चुनाव हार गए। और दूसरी बात ये भी हुई कि ये जो नारा दिया गया था, अब की बार 400 पार, लेकिन ये नहीं बताया कि आपको 400 पार चाहिए किस लिए। फिर जो अयोध्या, जिसका सीट का नाम फैजाबाद है, वहां के कैंडिडेट थे लल्लू सिंह, जो 2 बार पहले भी सांसद रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमको 400 सीट इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। बस इसी को राहुल गांधी ले इंडिया अलायंस है कि देखो ये संविधान भी खत्म कर देंगे, ये आरक्षण भी खत्म कर देंगे, जो कुछ भी है सारी आफत जो आ जाएगी जो है भारत के ऊपर, दलित पिछड़ों के ऊपर। तो ये चल गया मामला। तो और इसको हुए 1.5 साल हो गया है। अब पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ लोग जो विधायक थे वो सांसद हो गए, केंद्रीय मंत्री हो गए, जैसे जतिन प्रसाद हैं लखीमपुर वाले, और कुछ लोग और भी हैं। प्लस संगठन में बदलाव हुआ है, अभी नया अध्यक्ष आया है। संगठन में अध्यक्ष आने में ही 1.5 साल लग गया। ये काम 1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था। तो ये सारी बातें, इतने सारे मुद्दे एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि पीएम से उनकी ये मुलाकात होना आवश्यक हो गया था। पीएम अगर दौरे पे आते हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में, तो उस समय केवल जिस उद्देश्य से वो आते हैं, वो केवल उसी काम में रहते हैं, और उसके बाद पीएम बहुत कम समय बिताते हैं, और वो तुरंत लौट जाते हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा, चीफ मिनिस्टर की पीएम के साथ 1 घंटे से अधिक मुलाकात हुई, तक उनकी मुलाकात चली। तो यानी विस्तार से उनके सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। और यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से खुले मैदान में, लॉन में बैठ करके धूप में जो चर्चा हुई, तो पीएम ने फोटो के माध्यम से भी ये मैसेज दिया कि जिन लोगों को स्क्रीन फोड़ या ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, इट्स ऑल ओके। दिसंबर 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले, आई थिंक इट वॉज जनवरी, पीएम लखनऊ आए, रात में रुके, वो राजभवन में रुके, और उसके बाद पीएम और योगी जी राजभवन के कॉरिडोर में टहल रहे हैं, और पीएम का हाथ योगी जी के पीठ में रखा हुआ है, और ये फोटो पीछे से लिया गया था। ये फोटो पूरे देश पे छपा। दैट सेंड ए वेरी क्लियर मैसेज कि पार्टी में ऑल इज वेल है।
लगभग वही फोटो अपॉर्चुनिटी के बारे उसी फोटो की स्ट्रेटजी के जरिए 5 जनवरी को जो पीएम की बैठक की जो मुलाकात हुई योगी जी के साथ, लॉन में बैठे हैं, धूप में दोनों बात कर रहे हैं, और 1 घंटा बहस जो उनकी वार्ता चली है, तो उसने क्लियर मैसेज दिया ना, जैसा फोटो पीएम का था जनवरी 22 का, लगभग उसी फोटो स्ट्रैटेजी को फिर से अपनाया गया, और ये मैसेज गया कि देखो, यूपी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में सब कुछ सामान्य है, सहज भाव में बातचीत हो रही है। तो लोगों को रोज खबर चाहिए। राजनीति में अटकलबाजियों का बाजार ये सदैव गर्म रहता है। दिल्ली में तो मीडिया कितना इस काम में व्यस्त रहता है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। मैं तो 85 से देख रहा हूं कि दिल्ली में जो प्रेस क्लब है, आईएनएस बिल्डिंग है, ये एक आध और स्थान है, जहां पत्रकारों को पास केवल यही काम होता है कि वो कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन मंत्री बन रहा है, कौन हटा रहा है, कौन कौन जा रहा है, और बाकी जो आपका लुटियन दिल्ली में क्या क्या होता है, वो चर्चा कभी हम लोग और करेंगे। तो ऐसा मसालेदार यूपी में कुछ भी नहीं है जिसकी दिल्ली में बैठे हुए लोगों को या नोएडा में बैठे हुए मीडिया को अपेक्षा है। ऑल इज वेल, इट्स स्टेबल। और बीजेपी एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की की नेशनल पार्टी है। यहाँ पे एक काम करने का एक इंस्टीट्यूशनलाइज वेल डिफाइंड सिस्टम है, उसके तहत सभी लोग काम करते हैं, कोई व्यक्ति उससे ऊपर नहीं है। ये है कुल कहानी जी। लेकिन सर फिर योगी जी के बारे में ये बात तो आप जो कह रहे हैं कि हवाबाजी खूब होती है, ऐसा लगता है कि कितना पैसा खिला दिया गया हो कि हर 6 महीने में तो यही खबरें आती हैं कि भाई योगी जी को हटाने जा रहे हैं, अमित शाह नाराज हो गए, दुनिया भर की वो जो आप कह रहे हैं ना कि स्क्रीन फोड़ न्यूज, ऐसी फर्जी खबरें हाँ बनती हाँ। रहती हैं। लेकिन इस बार सर योगी जी के हाथ में एक फाइल भी नजर आ रही है। वो जी। मैसेज जरूर है, लेकिन उस फाइल में क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कुछ है? क्योंकि योगी अकेले नहीं गए ना, उनके पीछे पीछे दो दो डिप्टी सीएम भी आ गए। तो क्या योगी जी उन्हें लेकर गए थे, या फिर हाँ। वो पीछे से आए हैं? और उस फाइल में हम्म। क्या मंत्रिमंडल विस्तार 15 तारीख आप कह रहे हैं सर कि 15 तारीख को हाँ। योगी जी नया हाँ। इतिहास लिखने वाले हैं, नया कीर्तिमान होगा। तो क्या वही 15 तारीख हम्म। होगी मकर संक्रांति के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार, वो तो होना ही है ना सर? देखिए, ऐसा है, आज जो है, ये एक बड़ी खबर छपी है बिजनेस हम्म। स्टैंडर्ड में कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 17 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट क्लियर किए हैं। 17 लाख करोड़। उसमें यूपी में जो है 89 प्रोजेक्ट्स हैं, और उनकी लागत है 11,518 करोड़। ये है एक तो। यूपी में बनना है, यूपी में जेवर में नोएडा एक्सप्रेस वे बन के तैयार है, उसका हाँ। उद्घाटन की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। यूपी में मेरठ से प्रयागराज का लगभग 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे तैयार है, और कुछ ही महीनों में उसका उद्घाटन हो सकता है। इस हम्म। तरीके के दर्जनों मामले प्रोजेक्ट्स के हैं जो केंद्र के सहयोग से या केंद्र सरकार के भिन्न भिन्न मंत्रालयों द्वारा यूपी में चलाए जा रहे हैं। और ये चर्चा होना कुछ भी असमान नहीं है। जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, यूपी में इस समय जो जो कैप है वो 60 मंत्री यूपी में हो सकते हैं। इस हम्म। समय 54 मिनिस्टर यूपी में हैं। 54 में 21 मिनिस्टर कैबिनेट हैं, और 14 स्वतंत्र प्रभार के हैं, और 19 जो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो यानी अभी 6 स्थान बाकी हैं। और यदि ये मान लें, जैसा कि ये मीडिया में स्पेकुलेशन हो रहा है कि 2, 4 या 6 लोग ड्रॉप किए जा सकते हैं, तो ये संख्या 6 से ज्यादा भी हो सकती है। ये करना क्यों आवश्यक है? करना ये इसलिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की तरीके से ट्रक के पीछे बत्ती के पीछे जो बत्ती लगी होती है ना, जो हाँ। बत्ती को देखते हुए लोग चलते हैं, जैसे कि जाति की राजनीति है, बस हमारी जाति का मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो वो ट्रक की पीछे वाली बत्ती के पीछे चल रहे हैं पिछले 30 साल से, और उनको लगता है कि बस उनका कल्याण हो जाएगा। तो बीजेपी ट्रक के पीछे की बत्ती वाली राजनीति नहीं करती है। ये सब समाज की पार्टी है। बीजेपी को यूपी में सरकार बनाने के लिए सभी जातियों का, सभी समाजों का वोट चाहिए। और ये आप अगर यूपी के असेंबली में 250 से अधिक जो एमएलए हैं, अगर उनका कंपोजिशन देखें, तो उसमें जो है सवर्ण भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं,
और कायस्थ भी हैं, बनिया भी हैं, जाट भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं, दलित भी हैं, सभी हैं। सभी को वोट बीजेपी को चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी को अपने पाले में खींचना चाहती है कि नहीं, यहां तो केवल जाति है, बामन ठाकुर है। तो ये चीजें, ये चर्चा में जब रहती हैं, तो बीजेपी के सामने चुनौती होती है कि सामाजिक समीकरण का जो संतुलन है, सामंजस्य, वो कैसे बिठाया जाए। मामला गड़बड़ा इसलिए गया अभी दिसंबर में, जब ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई और जो नए नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान आ गया कि उन्होंने इसका बहुत सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने इसे कहा कि ऐसी कोई बात होगी तो हम इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बाद में वो जो पूर्व अध्यक्ष है रमापति राम त्रिपाठी भी इस मामले में कूदे और मिलजुल करके उस मामले को ठंडा करने का प्रयास किया गया। पंकज चौधरी डैमेज कंट्रोल पे भी आए और अभी वो 2 दिन पहले गोरखपुर गए थे, तो वो बड़ा सा पोर्ट्रेट लिए हुए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और दीनदयाल उपाध्याय का, कि ताकि ताकि ब्राह्मणों का भी जो अगर कहीं अहंकार आहत हुआ है तो उसको भी एडजस्ट किया जा सके। तो ये चीजें चल रही हैं और ये चीजें हमेशा चलती रहेंगी। और जो बहुत जाति की बात होती है उसके बारे में मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, जिसको हम जातिवाद कहते हैं, ये कोई वाद नहीं होता है। केवल जो पावर का शेयर, जो पावर का केक है, उसमें अपना शेयर कितना होगा। 75 जिले में डीएम कितने होंगे, किस जाति के होंगे। 75 जिले में एसपी एसएसपी किस जाति के कितने होंगे। लगभग 1600 थाने हैं, उसमें किस जाति के कौन कितने होंगे। अगर सपा की सरकार है तो जितने यादव होंगे, अगर अगर होंगे सबको, सब थानेदार हो जाएंगे। जितने यादव आ ही जाएगा। अगर यादव कम पड़ेंगे तो जो यादव अधिकारी अन्य राज्यों में है, महाराष्ट्र से, उनको बुला लाएंगे डिपुटेशन पर यूपी में, उनको यहाँ पे डीआईजी आईजी या वो जिस रैंक के होंगे बना देंगे। तो ये पावर के केक में शेयर का झगड़ा है, जिसको हम जातिवाद कहते हैं। ये जातिवाद नहीं है, ये केवल जो, और सत्ता का एक केक होता है ना। और सरकार जो है, हजारों पद ऐसे होते हैं, राज्य की यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स हैं, हाई कोर्ट में जो है वो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं, 700 होते हैं। वो थोड़े बहुत नहीं होते हैं। हर जिले में 4 6 8 10 आपके वो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं। तो हर सरकार जो है बड़े संख्या में तमाम लोगों की नियुक्ति करती है अपने कार्यकाल, और उनका टेन्योर उसी सरकार के कार्यकाल तक होता है। तो झगड़ा है कि हमें अधिकाधिक मिल जाए, झगड़ा ये होता है। इस जैसे गाजियाबाद में लोनी थाना है, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो वहां इंस्पेक्टर यादव ही होगा। आप पिछले 30 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले 30 साल का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, और उसको कहा जाता है बहुत कमाऊ थाना है। तो ये कमाऊ जिलों में डीएम बनना है, कमाऊ जिलों में एसपी बनना है, कमाऊ जिलों में एसएसपी बनना है, उस रेंज का डीआईजी बनना है। अब तो यूपी में बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था आ गई है, लखनऊ है, कानपुर है, नोएडा है, वाराणसी है, सब। और हो सकता है कुछ और अन्य राज्यों में आ जाए। और दूसरी बात, यूपी में अगर हिंदुओं का देखें तो ब्रॉडली तीन सोशल ग्रुप्स हैं। पहला सवर्ण, दूसरा बैकवर्ड और तीसरा दलित। संख्या बल के आधार पर सवर्ण में सबसे आगे है ब्राह्मण। तो और जो संख्या बल के आधार पर जो दूसरी जाति है वो है राजपूत। तो ये दो जातियां कभी एक साथ एक दल में चैन से नहीं रह सकते। बैकवर्ड में यादव और कुर्मी, ये कभी भी एक दल में शांति से नहीं रह सकते। और दलित में जाटव और पासी, ये कभी भी एक दल में शांति से नहीं रहेंगे। ये हमेशा जो है, इनमें हमेशा सत्ता में अपने हिस्से से ज्यादा पाने का कंपटीशन रहेगा। तो वही यूपी में आज भी हो रहा है। ये एक, और ये यूपी की पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। तो इसको हम लोग, और कभी कभी मीडिया में इसका ऐसे प्रोडक्शन होता है कि जैसे यूपी में जाति को लेकर सिविल वॉर चल रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। तो केवल ये जो है, ये आपके हित की लड़ाई है, ये इंटरेस्ट की लड़ाई है। और मैं दोहराता हूं बात को कि सत्ता के केक में अपने हिस्से से अधिक पाने की का जो कंपटीशन है, वहां से टकराव पैदा होता है। अब ये देखा जाता है भाई, चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस, ये दो टॉप सिविल सर्वेंट्स होते हैं।
क्या इनकी जांच देखी जाएगी? 75 जिलों में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, तो वो जो है लॉ ऑफ द लैंड के अनुसार काम करते हैं या अपनी जाति के अनुसार काम करते हैं? तो ये काम हो रहा है, और सबसे बड़ी समस्या ये है, और जाहिर है कि यूपी वो बीजेपी में भी डिफरेंट पावर ग्रुप्स हैं, तो उनमें भी बहुत से लोग होंगे कि उनको लग रहा होगा कि भाई योगी जी 8 साल से ऊपर हो गया, 9 साल हो गया, हमारा नंबर कब आएगा? तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी में कोई जो है सत्ता संघर्ष नहीं है, या बीजेपी में कोई पावर स्ट्रगल नहीं है। आपने कल्याण सिंह का दौर नहीं देखा है? मैंने देखा है। कल्याण सिंह ने कैसे बगावत की थी बीजेपी से। अंततः उनको जो है पद छोड़ना पड़ा 1999 में और 1998 में। फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, फिर वो लौट के आए। ऐसी स्थिति अब दोबारा ऐसी स्थिति का अब दोबारा बीजेपी में निर्माण होना लगभग असंभव है। तो ये जो है और एक किताब आपको पढ़नी चाहिए अमर्त्य सेन की, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। इंडियन बहुत बकवास करते हैं, बहुत बहस करते हैं, उनको लगातार बोलते रहना है, कुछ ना कुछ बहस करते रहना है। और मुझे लगता है कि अगर भारत में सोशल मीडिया ना आया होता तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग मनोरोगी हो गए होते। वो अगर वो अपनी बात आपको नहीं सुना पाते हैं तो कम से कम फेसबुक पे लिखाते हैं, ट्विटर पे लिखाते हैं, ब्लॉग लिख देते हैं, वीडियो बना के डाल देते हैं। तो ये हम लोग आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस को 24 घंटा राजनीति पर ही चर्चा करना है, और राजनीति पर नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर चर्चा करना है, चुनावी राजनीति पर चर्चा करना है। कभी आपने ये सुना कि बीजेपी को पहली बार अपने बल पर बहुमत मिला था 1991 में, दूसरी बार उसको बहुमत मिला 2017 में, यानी 26 साल लग गए। वो कौन सी प्रोसेस थी जिसने बीजेपी को 26 साल की प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर किया? वो कौन सी प्रोसेस थी कि बहुजन समाज पार्टी 80 के दशक में उभरी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार के नारे के साथ 3 बार बीजेपी ने इनकी सरकार बनवाई बहुजन समाज पार्टी की, बाहर से समर्थन देकर के, 1995 में, 1997 में और 2002 में। 2007 में बहुजन समाज पार्टी को स्वयं का बहुमत मिल गया और उसने 5 साल सरकार चलाई। क्या कारण है कि इतनी बड़ी पार्टी का आज विधानसभा में केवल एक विधायक है, विधान परिषद में एक भी नहीं है, लोकसभा में एक भी नहीं है, राज्यसभा में एक है, उसका भी टर्म एक्सपायर हो रहा है मार्च या अप्रैल में। तो हम कभी प्रोसेस की ओर नहीं देखते। समाजवादी पार्टी का कैसे जो है राइज हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ। समाजवादी पार्टी के अंदर 37 सीटें लोकसभा की हैं। अब कुछ लोग जो उसमें बड़े मासूम लोग हैं, वो ये मान के बैठे हुए हैं कि एक लोकसभा सीट में औसतन 5 असेंबली सेगमेंट होते हैं। तो 37 इंटू 5 अगर आप कर दें तो समाजवादी पार्टी मानती कि हमारा तो बहुमत बैठा हुआ है, बस केवल हमें शपथ लेनी है। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी सत्ता से बहुत दूर रहने वाली है, और समाजवादी पार्टी का यह हाल है कि नवंबर 4 को जब एसआईआर शुरू हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने एसआईआर का बहुत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बहुत कड़ा विरोध किया। वो कहा ये तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र है। 2000 दिसंबर 15 2025 को योगी जी ने बयान दिया कि यूपी की आबादी 25 करोड़ है, और जनवरी 1 2025 को मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ 44 लाख थी। यूपी में 4 करोड़ मतदाताओं के नाम कट रहे हैं, और मतदाताओं की संख्या बढ़ने के बजाय घट के 12 करोड़ पे आ गई है। और सारे पार्टी संगठन को चाहिए कि आप अपने अपने क्षेत्र में जुटें और एसआईआर में मतदाताओं के नाम को जुड़वाएं, और ये इसको इंश्योर करें। समाजवादी पार्टी हर्ष में डूब गई, भांगड़ा शुरू हो गया। वो देखो भाई, अब तो हर असेंबली सीट पे 60,000 वोट कम हो गए, बीजेपी तो हार गई, अब तो हमारा आना पक्का। 26 दिसंबर को आ गया उनका ड्राफ्ट रोड पब्लिश हो गया, तो उनकी राय फिर बदल गई। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इसमें तो हमारे लोगों के वोट कट गए। तो ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस है। और यूपी में बीजेपी ने के बारे में चर्चा इसलिए होती है कि जो समाजवादी पार्टी और जो बहुजन समाज पार्टी का जो अपना जो पॉलिटिकल मॉडल है, वो केवल एक जाति को मोबिलाइज करने पे आधारित है, और प्लस मुस्लिम को। बीजेपी का पॉलिटिकल मॉडल इंक्लूड्स ऑल पार्टीज,
मुसलमानों से भी बीजेपी को बैर नहीं है, दे आर ऑल्सो वेलकम, उनको भी हर योजना का लाभ मिल रहा है। तो आप सवर्ण, बैकवर्ड और दलित तीनों को यदि एक एक अम्ब्रेला के नीचे ला रहे हैं, तो इससे हाँ। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति का आधार ही खत्म हो रहा है। तो इस तरह की बातें होंगी कि जो है बीजेपी जो है ये सरकार ठाकुरों की है, ये सरकार सवर्णों की है और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले 9 साल हम्म। से यूपी में समाजवादी पार्टी का लगातार एक ही मुद्दा है कि साहब पिछड़ों का हक मारा जा रहा है सरकारी नौकरियों में। ये मुद्दा लगातार वो उठाते रहे हुए हैं। हाँ तो ये स्थिति है यूपी में। जी। सर, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन बनी है ये, उसके बाद एक बात और देखने को मिली है कि दिल्ली योगी पहुंचे हैं, लेकिन केशव प्रसाद योगी के ऊपर तो कोई संकट नहीं है, ये तो सिर्फ लफेबाजी है, ये सबको पता है। लेकिन मंत्रिमंडल जो होगा तो उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाएगा सर? क्योंकि 6 अभी मंत्री पद खाली हैं और योगी आदित्यनाथ के लिए भी, क्योंकि ये अब 2027 से पहले आखिरी के कुछ महीने बचेंगे यहां से, तो क्या किन बातों का ध्यान रखते हुए ये मंत्रिमंडल विस्तार आपको नजर आ रहा है? केवल एक ही बात का ध्यान है पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राजनीति में, और जिस प्रदेश में जाति आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इतना लंबा प्रकोप हो सपा बसपा के द्वारा, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये दायित्व बन जाता है कि वो समाज के सभी वर्गों को ये संदेश दे कि उस सबका इस सरकार में रिप्रेजेंटेशन है, सबके हित सुरक्षित हैं। केवल इसी उद्देश्य को आधार में रखकर, केवल इसी टारगेट को सामने रखकर मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, कुछ पुराने हटाए जाएंगे, और कोई चीज हाँ। नहीं है। बीजेपी में इस आधार पर कोई मंत्री नहीं बनेगा कि हमें इस जात का वोट चाहिए। ऐसे ये मॉडल तो सपा बसपा का है। हम्म। एक ब्रॉड मैसेज भेजना है कि ये मंत्रिमंडल रिप्रेजेंटेटिव है। इट यहाँ पे समाज के हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है और सबके हितों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर पंकज चौधरी अध्यक्ष बनाए गए हैं तो उसकी हाँ। वजह यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी समाज का बड़ा वर्ग बीजेपी से विमुख हुआ है। तो हम्म। उसको तो उसको मनाना, उसको विन बैक करना बीजेपी के लिए अब ये अब इस समय एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसलिए उनको लाया गया है। और पंकज चौधरी की पहचान केवल जाति के नेता की नहीं है, वो 7 बार हाँ। के एमपी हैं भाई। सन 90 में वो जो है गोरखपुर के मेयर रह चुके हैं, तो उनको भी जो है बीजेपी की एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में 35 साल का अनुभव है। आज के थोड़ी नेता हैं वो, 35 साल पुराने नेता हैं, लगातार पद पे बने हुए हैं। और पिछले 10 साल से और पिछले 9 साल से वो और पिछले 11.5 साल से वो केंद्रीय मंत्री हैं, और मंत्री अभी भी हैं, उनका चेक तो हुआ नहीं है। हम्म। जी। जी। तो लेकिन इसमें सर चर्चा केशव प्रसाद मौर्य के नाम को लेकर भी होती है कि योगी बनाम केशव की लड़ाई, ऐसी खूब वो आप कहते हैं ना कि स्क्रीन फोड़ न्यूज बनाई जाती है। क्या जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो केशव की कुछ भूमिका बदल जाएगी? पीछे पीछे दोनों डिप्टी सीएम साथ चले थे। वी आर द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन इंडिया, उत्तर प्रदेश। तो कुछ खबरें बनती रहनी चाहिए ना, कुछ खबरें बनती रहने दीजिए भाई, कुछ हाँ। खबरें बनती रहनी चाहिए। क्या क्यों अभी जैसे एक बाबा जी हैं प्रयागराज के, सतुआ बाबा, उनके हाँ। बारे में कहा जाता है कि वो योगी जी के बड़े करीबी है। तो उनसे हाँ। मौर्य जी ने कहा कि ने वहां के डीएम से कहा कि तुम आजकल सतुआ बाबा की रोटी बहुत ज्यादा खा रहे हो। हाँ। तो बस वो भी खबर बन गई, वो भी खबर हाँ। बन गई कि मौर्य जी जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। तो खबर बनने दीजिए भाई, ऐसा क्या है। वो खबरें बनती रहनी चाहिए। हम्म। ठीक है सर, आपने अपना समय दिया और उत्तर प्रदेश की सियासत में हमने चर्चा की, क्योंकि आपका समय इतना ही था और आपने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर ये बताया कि योगी जी ने जो मुलाकात की है उसमें बहुत कुछ खास नहीं है, वो स्पेकुलेशन है, लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी और ये मुलाकात जरूरी भी थी। खुद मोदी जी भी बनारस से ही आते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार संभव है और 15 तारीख हो सकता है, 15 तारीख, 14 तारीख के बाद मकर संक्रांति के बाद का मुहूर्त भी तय माना जा रहा है। और क्योंकि योगी जी उसी दिन नया कीर्तिमान लिखने वाले हैं, तो हो सकता है कि उसी दिन उत्तर प्रदेश की सियासत से एक बड़ी खबर भी हमें देखने को मिल जाए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। योगी जी के चेहरे पर ना पहले कभी डाउट था, ना आने वाले समय में। शुक्रिया सर, प्रणाम, आपका समय देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, फिर एक नई चर्चा पर जुड़ेंगे।
देश की बात में फिलहाल के लिए सर इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत पर।